हेलो फ्रेंड्स। ज्यों ज्यों 2024 लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, बसपा हो, आप हो, सभी पार्टियों के अंदर काफी हलचल है। बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी पार्टियां, जो सहयोगी पार्टियां उन बीजेपी को छोड़ चुकी है, उसकी तरफ लौटती हुई दिख रही है। इसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से उसकी कई दौर की बैठकें हो चुकी है तथा यह निश्चित हो चुका है कि 2024 में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश की दूसरी अन्य छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी समझौते कर रही है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी प्रमुख है। अब अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी 2024 चुनाव से पूर्व मोदी के खिलाफ एक मजबूत संगठन तैयार करना चाहता है। इसको लेकर 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 विपक्षी पार्टियों की बैठक होने जा रही है। इन प्रमुख विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, लेफ्ट पार्टीज और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शामिल है। अब अगर बात करें कि 23 जून को किस किस दल के कौन कौन से नेता आ रहे हैं, तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, एनसीपी से शरद पवार, कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ग्रुप के उद्धव ठाकरे तथा कम्युनिस्ट पार्टी से सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई अन्य नेता 23 जून की बैठक में शामिल होने की सहमति दे चुके हैं। इस बैठक को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु में 2 दिन से कैंपिंग किए हुए हैं। कल उनकी मुलाकात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन से हुई। के स्टालिन ने अपनी सहमति दी कि 23 तारीख को वो पटना में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इसके पूर्व ममता बनर्जी और केजरीवाल भी इसमें बैठक में शामिल होने के लिए कई दौर की बैठकें दूसरे अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा 23 जून को होने वाली बैठक में विपक्षी दलों के बीच किस बात पर सहमति बनती है। जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है कि विपक्षी दल बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार के तुलना में अपना एक उम्मीदवार खड़ा करने की सहमति तैयार कर चुके हैं। अर्थात बीजेपी के एक उम्मीदवार के अपोजिट इन विपक्षी दलों का एक अपना उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार होगा। ऐसे कुल 350 सीटों पर चिन्हित किया जा चुका है। बाकी के लगभग 200 सीटों पर बातचीत चल रही है और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन बाकी के 200 सीटों पर भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन इसमें केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कुछ सीटों पर अपनी बढ़त कायम रखना चाहते हैं। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस छोड़ दे, बाकी जगह मैं अपनी सीटें छोड़ दूंगा। अब यह देखना काफी दिलचस्प है कि दिल्ली और पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी की उपस्थिति देश के कितने जगहों पर है। कांग्रेस के लिए यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाहते हैं। ममता बनर्जी पूर्व में ही कह चुकी है कि जिन राज्यों में या जिन सीटों पर, जिन जगहों पर
दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां मजबूत हैं, उन जगहों पर कांग्रेस अपना दावा छोड़ दे। तो इस स्थिति में ममता बनर्जी यह साफ निर्देश दे चुकी है या फिर ये कहना चाहती है कि बंगाल में उनकी स्थिति काफी मजबूत है और इन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा छोड़ दे। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने ही भी है। अखिलेश यादव और लोक दल के जयंत चौधरी के साथ पूर्व में ही गठबंधन है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, लोक दल और सपा के बीच सीटों का तालमेल किस आधार पर और कितनी कितनी सीटों के बीच होगा। सपा चाहेगी कि उसे 80 में से कम 60 सीटें मिले, लेकिन कांग्रेस शायद इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब मसलों को लेकर 23 जून को पटना में बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 3 महीने से इस बैठक की कड़ियां जोड़ने के लिए कभी दिल्ली, तो कभी महाराष्ट्र, तो कभी तमिलनाडु, तो कभी बंगाल, तो कभी लखनऊ घूमते रहे हैं। अंत में उनके प्रयास से 18 प्रमुख, देश की 18 प्रमुख विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आने को तैयार हो गई है। महाराष्ट्र में भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस को कम से कम सीट देना चाहेंगे। एनसीपी चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटों पर उसके उम्मीदवार हों, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहेगी कि उनकी पार्टी के टूट होने के कारण उन्हें अधिक से अधिक सीटें मिले, जिससे कि वह जीत हासिल कर दूसरे खेमे को जवाब दे सके। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कांग्रेस को कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात तथा और नॉर्थ ईस्ट में दूसरी अपनी सहयोगी पार्टियों से कोई टक्कर नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन जगहों पर उनकी अपनी पार्टी खुद मजबूत है। झारखंड में भी जेएमएम चाहेगा कि अधिक से अधिक सीटों पर जेएमएम के ही उम्मीदवार खड़े हों। जहां तक बात आई केरल की, तो केरल में भी वामपंथी चाहेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक सीटों पर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए काफी विकट स्थिति होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर 350 सीटों से कम पर लड़ना नहीं चाहेंगी। और अगर इन राज्यों में, विशेषकर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, अगर इन राज्यों की सीटों को जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के लिए 350 सीट, बिहार और झारखंड को भी इसमें जोड़ दीजिए, तो इन सीटों पर कांग्रेस को 350 सीट मिलना इन राज्यों में काफी मुश्किल लगता है। लेकिन देखते हैं कि 23 तारीख को बीच का क्या रास्ता निकलता है। नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाले विपक्षी पार्टियों की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जाता है। क्या ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा किसे घोषित किया जाएगा? ऐसा तो उम्मीद नहीं है कि इस बैठक में विपक्ष के किसी एक चेहरे को घोषित करेगा, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो दोस्तों, आइए फिर बात करेंगे हम 23 तारीख को कि विपक्षी एकता में कौन कौन से पार्टियों ने अपनी क्या क्या राय रखी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।